माय लवलीज़ बैठ आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। साथ में जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है वो लोग मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने फुजोसी वाले चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट, सोलमेट वाले चैनल पे कम्युनिटी में पोस्ट किया हुआ है। सभी चैनल का लिंक आप दोनों चैनल पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है ना? देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस डे वाला। अगले दिन दोनों लोग बेड पर से उठ गए हुए थे, मतलब कि सुबह में मॉर्निंग में उठ करके, और कल के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से विंग भागते हुए वांग जी की गोद में जाके चढ़ गया और वो उसके बाद उसकी हालत क्या हो गई थी और उसका किस तरह का टर्की लेवल था। वो सभी थिंग्स विंग सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो वांगजी था वो ये सोच रहा होता है कि विंग को देखने के बाद उसे इतना ज़्यादा हार्ड क्यों फील हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था और वो ऐसे कैसे सोच सकता है उसके बारे में। उसे थोड़ा सा तो अजीब लग रहा था, बट हाँ उसे अच्छा भी लग रहा था कि चलो कुछ ना सही तो कम से कम उसे हैप्पीनेस का एक रास्ता, एक जरिया मिल गया था। और वो दोनों बेड पे पड़े पड़े ना अपने अपने कल के किए कारनामे पे हंस रहे होते हैं। आज विंग सोचता है कि वो उठ करके और शॉप ओपन नहीं करेगा, वो सीधे उस कंपनी में जाएगा जहाँ पे उसे कोलैबोरेशन के लिए बुलाया गया था। फिर वो उठता है, नहाता धुलाता है और रेडी हो जाता है। पर अभी भी बेचारे हमारे विंग को ना बहुत ज़्यादा ना शर्म आ रही होती है और उसका गाल ना टमाटर की तरह लाल हुआ पड़ा होता है। और उसे वहाँ जाना तो था ही। वो सोचता है कि वांग जी को कॉल करूँ, ना करूँ, करूँ या ना करूँ। फिर वो कहता है वहाँ जाना भी तो है, उसे बुलाना ही पड़ेगा, ये सोच करके और वो वांग जी को कॉल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जस्ट शॉवर लेकर के बाहर आया ही था। वो फ़ोन बजता है तो देखता है कि विंग की कॉल आ रही है। वो उठाते हुए कहता है हेलो विंग। विंग कहता है हेलो वांग जी, वो वहाँ जाना है ना? विंग कहता है मुझे पता है कि तुम खुद मीटिंग में बिजी रहोगे और तुम्हारे पास बहुत सारा काम है, बट उन लोगों ने बुलाया है तो हमें जाना चाहिए ना। और दूसरी बात, मुझे तुमसे कुछ सवाल भी पूछने हैं। तो वांग जी कहता है क्या? तो अंकल तो विंग कहता है अंकल ने वो तुम्हें अपना नेफ्यू कहा था और जो कुछ भी हुआ था कल उसके बारे में, प्लीज़ क्या हम मिल सकते हैं? तब वांग जी को याद आता है कि हाँ भाई, विंग तो वहीं था ना कल जब अंकल उसको बहुत चिल्लाए जा रहे थे, डांटे जा रहे थे। तो विंग ने सुन लिया हुआ था। तो फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ, क्योंकि अब तो विंग को पता चल ही गया था कि सिचन के ब्रदर है और अंकल लैंड कंपनी के प्रेसिडेंट है और वांग जी सीईओ ही है। तो उसे जब याद आता है ये सभी चीज़ें तो कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर में रेडी होकर के तुम्हारे पास आता हूँ विंग। फिर वांग जी विंग को एक कैफेटेरिया का एड्रेस देते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे मिलना, ठीक है? हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर हम वहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना? तो विंग फिर ना ये सोचकर अपने ही अनाथ आश्रम में रुक जाता है, क्योंकि वांग जी को रेडी होने और वहाँ तक आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। तब तक वो वहाँ पे बैठ जाता है ताकि वांग जी जब उसे मैसेज करे तो वो यहाँ से निकले। दूसरी तरफ बेचारा हमारा वांग जी कल वाला हुआ पोपट का सारा चीज़ याद कर रहा होता है कि एक तो अंकल ने आकर के उसकी बेइज्जती कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ से उसका हार्ट को अलग ही वेकअप हुआ पड़ा था। इसी सारी बातों को वो वापस से याद कर रहा होता है कि तभी पीछे से सीचन आते हुए कहता है वांग जी देखो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो चलना होगा हमें साथ में ऑफिस। तभी वांग जी कहता है गगा एक्चुअली में क्या है, अगर मीटिंग इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा तो आप या फिर अंकल जाके अटेंड कर लीजिए ना। क्या आप दोनों नहीं कर सकते? एक्चुअली में वो तो सीचन कहते क्या हुआ वांग जी तुम्हें? एक्चुअली में वो कल अंकल ने जो कहा, शायद से विंग को पता चल गया है कि आप मेरे गगा हैं और अंकल कंपनी के प्रेसिडेंट है। तो विंग ने मुझे पूछा है, शायद वो सफाई चाहता है, उसे पता चल गया है तो मुझे उससे बात करनी है, उसको मिलने जाना है। तो सचिन कहते हैं हाँ उसको जानने का हक है वांग जी, क्योंकि वैसे भी उसे पूरा हक है कि वो जाने कि तुम क्या हो और कौन हो। वैसे तुमने उसे छुपाया क्यों? सबको साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। उसे सच बताना, झूठ मत बोलना। तो वांग जी कहता है गगा। सचिन कहते हैं क्या मतलब क्या वांग जी? साफ दिख रहा है कि तुम्हारे दिल में विंग को लेकर के फीलिंग्स है, तुम मानो या ना मानो इस बात को। और तुम्हारा जो पहला प्यार था वो ओनली फॉर एक अट्रैक्शन था। अब इस बात को भी तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। खुद सोचो ना वांग जी। देखो वो लड़का हर जगह तुम्हें अपने साथ आने के लिए कह रहा है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तुम्हारे साथ वो रहना चाहता है, रहने के बहाने ढूंढ रहा है। और ये डे बाय डे हो रहा है और डे बाय डे आ भी रहा है। तो खुद सोचो ना इस बात के ऊपर तुम। हाँ इस बात को समझो कि वो साफ तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। हाँ बस उसे इतना पता नहीं था कि तुम लैंड कंपनी के सीईओ हो।
हाँ, और उसे ये भी नहीं पता था कि तुम कौन हो, कितने बड़े और किस फैमिली से बिलॉन्ग करते हो। फिर भी वो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था ना। एक बात बोलूँ वांग जी, अ, अगर तुम्हारा रिश्ता सच में है उसके साथ ना, तो मैं चाहूँगा कि कोई भी रिश्ता झूठ से स्टार्ट कभी ना हो। ठीक है ना? उसे पूरा हक है सच जानने का और सब कुछ जानने का। क्योंकि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि जो रिश्ता झूठ से स्टार्ट होता है ना, वो हमेशा झूठ बन के ही रह जाता है, वो कभी पूरे होते ही नहीं हैं। अच्छा हुआ कि तुम्हारा और उसका जो रिश्ता है ना, वो सच से स्टार्ट हो। उसे सब कुछ बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है वांग जी। उसे सब पता होना चाहिए। तुम्हें पता है ना, हमारे मॉम डैड एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। और तुम्हें ये भी पता है ना कि हम लायंस एक ही बार प्यार करते हैं और एक ही बार शादी करते हैं और एक ही बार उनके लिए मर जाते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये रिश्ता वापस से स्टार्ट करना चाहिए, वो भी सच के दम पे? हाँ, और वैसे भी वो जो तुम्हारा हार्ट ब्रोकन वाला प्यार था, जो बस ओनली फॉर अट्रैक्शन था, और मैं उसको अट्रैक्शन ही नाम दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वो अट्रैक्शन ही था। और अभी जिस पर्सन ने तुम्हें इतना ज़्यादा केयर कंसर्न दिखाई है, आज तक किसी ने भी इतना नहीं दिखाया। इवन वो तुम्हारी फ्रेंड थी तब भी उसने नहीं दिखाया था वांग जी। तुम्हें पता है, जब हम बाहरी दुनिया के संपर्क साधते हैं ना, तो हमें लगता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम रिश्ता बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए बने हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही के पर्सन के पीछे भागे या व्हाटएवर जो भी हो। नए लोग भी होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं कुछ चेंजेस लेकर के। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि कोई एक ही पर्सन होता है जो हमारे लिए बना होता है और सही समय आने पे वो हमारे सामने आते हैं। लाइक सोलमेट समझ लो, और हमें नहीं पता कि वो कब आएगा हमारे सामने में, कब हमें मिलेगा। बट ये सब एक एक दिन अचानक से होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, मेरा भी होगा, कहीं न कहीं तो होगा ना, और वो तुम्हारा सोलमेट है शायद। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको ले लो, अपने पास रखो, सँभाल कर। रही बात हमारे अंकल की, तो लगता है कि हमारे अंकल को उनका सोलमेट मिला ही नहीं है, इसलिए अभी तक सिंगल मर रहे हैं। तो तुम तो बहुत लकी हो कि सबसे पहले तुम्हें मिल गया वांग जी, जिसको देखने के बाद तुम्हारा दिल धक-धक करता है और साफ पता चलता है कि मेरा भाई अपनी फीलिंग्स को दबाए जा रहा है, छुपाए जा रहा है। वांग जी, अभी भी वक़्त है, सच बोल दो, सामना करो और अपनी बात रखो उसके सामने में, ठीक है ना? और उसके सामने में सच बोल दो, ठीक है ना? क्या पता तुम्हारे बिना जाने ही उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था। जब तुम उसे अपने बारे में बताओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना ले। हुँ? शायद ट्रू सोलमेट ऐसे ही होते हैं। शायद वो उसकी नज़रों में तुम्हारी रिस्पेक्ट थोड़ी और बढ़ जाए। हुँ? इसलिए सब कुछ बता दो, ठीक है ना? जिसके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, जिससे हम अपनी खुल के सारी बातें कर सकते हैं, वही तो हमारे पार्टनर्स होते हैं ना। तो शायद तुम्हें तुम्हारा सोलमेट को सच जाने का हक तो है। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, बट हाँ, उसके साथ रहना, उससे बातें करना मुझे अच्छा लगता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी मुझे अच्छा लगता है, ताकि शायद ये प्यार है। बट मैं उसे सब कुछ सच-सच बता भी दूँगा। मैं उसे सब कुछ सच बता दूँगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, और मैं अपना रिश्ता सच से ही स्टार्ट करूँगा गगा। हाँ, हाँ, ठीक है मेरा प्यारा भाई। और इतना बोल कर के सचिन कहता है वैसे मैं अंकल को ही ले जाऊँगा मीटिंग के लिए, लेकिन हाँ, फिर से कोई कांड मत कर देना, क्योंकि कल रात को अंकल बार-बार मुझे बुला-बुला कर एक ही बात बोल रहे थे कि वांग जी अपने बाप पे गया है, उसका लोअर पार्ट बार-बार ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है। वो एक ही बात को बोले जा रहे थे, मुझे अजीब लग रहा था। इसलिए प्लीज़ अपने इमोशन के ऊपर काबू रखना, अच्छे से बात करना, ठीक है ना? तुम्हें पता है, अंकल जब ये सब कुछ बोल रहे होते तो मुझे कितनी शर्म आ रही थी। हाँ, अंकल तो बस बोले जा रहे थे, पर इस बार कोई कांड करके मत आना मेरे भाई। कंट्रोल रखना अपने ऊपर मेरे भाई, और जाओ उसे अपनी फीलिंग्स बता कर के आओ, और जैसा तुम हो वैसा उसे दिखाओ, ठीक है ना? तो वांग जी उसके बाद अच्छे से रेडी होने लगता है, क्योंकि उसे विंग को इम्प्रेस तो करना था, क्योंकि अब तो विंग को पता चल गया है ना कि वो लैंड कंपनी का सीईओ है, इसलिए वो अच्छे से रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो वापस से विंग को मैसेज कर देता है कि इस कैफ़े में आ जाओ, और वो भी निकल जाता है उससे मिलने के लिए। उसके बाद दोनों कैफ़े में आकर के बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर कर देते हैं और कॉफ़ी के लिए भी। उसके बाद फिर विंग वांग जी से कहता है तुमने मुझसे ये सारी बातें छुपाई क्यों? फिर वांग जी बताना स्टार्ट कर देता है कि वो क्या है, कहाँ से बिलॉन्ग करता है। लाइक जैसे कि वो लाइन हायर का सेकंड सन है, वो लाइन कंपनी को ऑन कर रहा है, वो खुद उस कंपनी का सीईओ है, और बहुत ही अच्छा है, कहाँ से पढ़ाई की, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब थोड़ा बहुत विंग को वो बताना स्टार्ट कर देता है। वो सब कुछ बताने के बाद वांग जी उसे सफाई देते हुए कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था स्टार्टिंग से ही, पर क्यों नहीं बताना चाहता था मुझे खुद नहीं पता है, पर जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता गया, मुझे इसी बात का डर था कि जब तुम्हें मेरी आइडेंटिटी पता चलेगी तो कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। इस बात के बाद मैं तुम्हें और बताने की हिम्मत नहीं कर पाया था विंग। एक्चुअली में तुम्हें पता है कि ऑफिस में सारे लोग मुझसे डरते हैं। तुम्हें लग रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडली हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पर ऐसा नहीं है।
लोग मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करते हैं, उन्हें डर लगता है मुझे देख कर के। रही बात उस लड़की की जिसके साथ मेरा हार्ट ब्रोक हुआ था और उसने मुझे डिच कर दिया था, तो वही एक इकलौती फ्रेंड थी मेरी जिसके साथ मैं बचपन से अभी तक रह रहा था और जिसे मैं लव समझ रहा था, पर मुझे अब समझ में आ गया है कि वो लव नहीं, ओनली फॉर अट्रैक्शन था। और अब तो मुझे वो अट्रैक्शन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं वो क्या ही था। पर जो भी था वो मेरी फ्रेंड थी, विंग। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तुम छोटे से हो, ऊपर से अनाथ आश्रम में रहे हो और अचानक से मैं तुम्हें बोल देता कि मैं कंपनी का सीईओ हूँ, तुम्हें अजीब लगता। शायद तुम मुझसे बात भी नहीं करते या दोस्ती भी नहीं करते। शायद यही वजह हो सकती है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया, विंग। ऐसा भी हो सकता है कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते, जैसे कि तुम पहले थे और अब हो। तो विंग इस बात को डिनाई नहीं करता, वो एक्सेप्ट करते हुए कहता है, हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा कि शायद मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाता तुम्हारे साथ, जैसे कि मैं अभी हूँ। तुम्हें पता है, मैंने कल सर्च किया था, तुम लैंड कंपनी के सीईओ हो और अंकल के लैंड प्रेसिडेंट है, वो तुम्हारे अंकल हैं। और मैंने ये भी सर्च किया था कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं और शायद मैं। तो वांगजी कहता है, एक्चुअली में क्या है ना कि 5 साल की एज में ही मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से अंकल ने ही मुझे और मेरे गगो को संभाला है, तो मेरे लिए वही सब कुछ है। तो विंग कहता है, हाँ, मैं समझ सकता हूँ वांगजी। उसके बाद विंग अटकते हुए उसे कहता है, बट इस सब के बाद वांगजी। तो वांगजी कहता है, हाँ, हमारा रिश्ता क्या? तो वांगजी कहता है, व्हाट, क्या? एक्चुअली में वो क्या है कि मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा कि तुम लैंड कंपनी के सीईओ हो और तुम भी ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम भी लैंड कंपनी के सीईओ हो। एक्चुअली में सच में ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। खैर छोड़ो, हम इस पे डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में मैंने कल बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं तुम्हारे, जिसमें मुझे बताया गया है कि तुम एक नंबर के रूड, खड़ूस, अकड़ू बॉस हो। किसी भी एम्प्लॉय को टांग देते हो सीधे, किसी से सीधे मुँह बात नहीं करते हो। पर मेरे साथ रहने के बाद मैंने कभी ऐसा फ़ील नहीं किया है। तुमने मेरी हर बात सुनी है, हमने खूब एन्जॉय भी किया है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसे हो। एक बात बोलूँ वांग जी, तुम ऐसे हो ना कि तुम अपनी सारी फीलिंग्स ना सामने वाले को बता दोगे, अगर जो तुम में इंटरेस्टेड है, जो तुम्हें जानना चाहता है। और ये ईज़ी टास्क है उस पर्सन के लिए। जैसे मान लो कि कोई एक खुली किताब होती है, जिसे पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, जिसे नहीं पढ़ना चाहे वो नहीं पढ़ सकता है। क्योंकि बाहर से तुम ना एक कोरा कागज़ हो। थंबनेल देख कर के कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि तुम क्या हो, अंदर क्या लिखा हुआ है। तो कोरा कागज़ कोई कैसे पढ़ सकता है ना? पता है वांग जी, मैं तुम्हारी ना बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी जैसे लोगों की हेल्प की, मेरी हेल्प की। तुम तो ऐसे पन्ने हो जो कोई खोलना नहीं चाहता है, पर तुमने मेरे सामने में खोला है और मैं पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ वांग जी। वांग जी कहता है, पर तुमने खोली विंग? तो विंग कहता है, हाँ, मैंने खोली। क्या पता बुक का कवर देख के कभी हमें ये जज नहीं करना चाहिए ना कि कैसा है, और मैं पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ। फिर विंग कहता है, पता नहीं मैं कैसा अजीब सा बातें कर रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता है, खैर छोड़ो, हम दोनों अपनी ही आइडेंटिटी को यहीं पे रहने देते हैं और कंपनी चलते हैं, हमें लेट भी हो रहा है ना, ठीक है ना? और मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम मुझे ऐसे जानते हो कि ना। तो विंग कहता है, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग वहाँ से उठ जाते हैं और कंपनी के लिए चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वांग जी ने स्टिल अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी और विंग बोलते बोलते रुक रहा था। वो दोनों वहाँ से निकल कर के कंपनी आ जाते हैं और कंपनी आने के बाद में वो लोग जो डिस्कस करते हैं कि क्या आप मुझे पेंटिंग बना कर दे सकते हैं, मैं इसे सेल करूँगा, या फिर घर से बना के दीजिए, कहीं पे भी बनाइए, और जब पेंटिंग बन जाए तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी बनवाएंगे। 70-30 का आंकड़ा रखते, 70% आपका होगा, 30% हमारा होगा, ठीक है ना? हमारा काम ही है ओनली फॉर बस पेंटिंग्स बना करके दूसरे के सामने में प्रेजेंट करना और सेल करना। तो अगर आप हमें पेंटिंग बना के देते हैं तो हम उसे ब्रांड लोगो बना करके उसे हम सेल कर देंगे, जिससे आपका भी बेनिफिट हो और हमारा भी। अगर फ्यूचर में आपकी पेंटिंग अच्छे दाम पे, हाई रैंक पे बिकती है, तब आप प्रोग्रेस कर सकते हैं और भी ज़्यादा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं, ठीक है ना? तो जो वांगजी था वो मान जाता है, क्योंकि वांगजी को बिज़नेस के बारे में अच्छे से पता है। कोई भी बंदा स्टार्टिंग में तुम्हें 50-50% नहीं दे सकता है ना। ऐसे 70-30 का रूल चलता है या फिर 80-20 का रूल चलता है। तो वो मान जाता है इन सभी चीज़ों के लिए और कह देता है कि विंग हाँ कर दो, क्योंकि ये अच्छा रहेगा बेनिफिट तुम्हारे लिए। स्टार्टिंग में कोई भी बंदा अपना पूरा कमाई तो नहीं दे सकता है ना, उसे भी तो चाहिए होगा ना। मार्केटिंग लगती है, टीम रहता है, टीम वर्क करते हैं, एक्टिवेशन के खर्च होते हैं, तो वो सब मैनेज करना और निकालना ज़रूरी होता है। और फिर विंग भी मान जाता है कि ठीक है, चलो अच्छा है। फिर वो जो आदमी था वो विंग से कहता है कि यहाँ पे कंपनी में आपको एक अलग से कमरा दे दिया जाएगा। अगर आप कंपनी में आके पेंटिंग करना चाहते हैं तो आपको एक अलग से
दे दिया जाएगा जहाँ पे आके आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको एक अपना-अपना एक कमरा मिला हुआ है और आप उसे हमें दे सकते हो, उसके बाद जो होगा उसमें हम आपसे बात कर लेंगे। तो विंग कहता है तो क्या मैं अपने घर पे नहीं कर सकता? एक्चुअली में मैं अनाथ आश्रम में रहता हूँ, तो मेरे पास मेरा कमरा है खुद का। तो वो जो आदमी था वो कहता है आपको यहाँ पे भी एक्चुअली में आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सूट्स होते हैं जो कि हम लोगों को करने होते हैं बनाते वक़्त, और ये सभी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। तो विंग कहता है कि ठीक है, हाँ, मैं मान जाता हूँ, क्योंकि उसे भी पता है कि स्टार्टिंग में सूट वगैरह तो करा ही जाता है। फिर वो कहता है जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा, उसके बाद मैं घर से पेंटिंग कर सकता हूँ, तो फिर वो लोग मान जाते हैं। विंग भी मान गया हुआ था, क्योंकि कई बार होता है कि कोलैबोरेशन करने के बाद कई पिक्चर्स में जैसे एड्स करने के लिए किसी सुपरस्टार को या एक्ट्रेस को लिया जाता है, उसके बैकग्राउंड में पेंटिंग रखी जाती है, आर्टिस्ट को रखा जाता है, तो वो एक प्रमोशनल वीडियो टाइप्स का होता है। तो वो लोग इसी सब बात पे बातें करते हैं, फिर वांगजी भी हाँ कर देता है, विंग भी हाँ कर देता है इन सभी चीज़ों के लिए, और वो लोग आगे बात करना जारी रखते हैं। फिर बात-वात खत्म करने के बाद जो विंग था वो वांगजी के गले लग जाता है, कहता है थैंक यू सो मच वांगजी, तुमने मेरी इतनी हेल्प करी। अगर तुम नहीं होते तो सच में पता नहीं मेरा क्या ही होता। तो वांगजी कहता है हाँ, हाँ, ठीक है पापा, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, मुझे इसके बदले में कुछ और चाहिए। तो विंग कहता है लेकिन अच्छा ठीक है, लेकिन क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तो वांगजी ना वहीं वांगजी का पूरा ध्यान विंग के लिप्स के ऊपर था, और वांगजी अपने मन में खुद से कह रहा था नहीं वांगजी, तुम्हें ठरकी नहीं बनना है, तुमने जो कल कांड किया है वो आज वापस से करके नहीं जाना है, वरना तुम्हारा पोपट बन जाएगा फिर से। विंग वहीं दोबारा से उसे बोलता है क्या चाहिए तुम्हें वांगजी? और तुम्हें ट्रीट चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मुझे 70% पेमेंट पेड करने वाले हैं, तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो वांगजी कहता है हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो, पर तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें ऐसी जगह लेके जाऊँगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं लैंड कंपनी का सीईओ हूँ। विंग एकदम चमकते हुए कहता मैंने बोला था ना कि ये मत बोलना, मत बोलना। तुम बोले जा रहे हो, क्यों बोला तुमने? मैंने बोला था, मना किया था ना। विंग हमारा कंटिन्यू उससे बोले जा रहा था, मैंने मना किया था साफ-साफ तुम्हें कि ये सारे शब्दों को बोलना मत। देखो मैं अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगा हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम मानते ही नहीं हो। और वांगजी पीछे-पीछे हो रहा था और विंग उसके चेस्ट में पोक करते हुए आगे की तरफ उसे बढ़ाते हुए बोले जा रहा होता है। और उसका हाथ पकड़ते ही वांगजी उससे कहता है ठीक है पापा, अब नहीं बोलूँगा आगे से, मैं ध्यान रखूँगा, ठीक है ना? उसके बाद वांगजी से विंग अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है चलो अच्छा है, चलो चलते हैं। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अनाथ आश्रम के लिए कुछ कर पाऊँगा। अगर मेरी पेंटिंग्स बिकती है तो सच में ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी, है ना? क्योंकि अगर मैं अनाथ आश्रम के लिए कुछ कर पाया तो सबसे ज़्यादा खुशी भी मुझे ही मिलेगी। तो वांगजी कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। तो विंग कहता है क्या? वो कहता है हाँ, मैंने भी बहुत सारा सामान परचेज़ किया है जो मुझे वहाँ देना है। चलो, चलो साथ में चलते हैं। एक्चुअली में मैंने अपने ड्राइवर को बोला है कि बच्चों के लिए सारा सामान लेकर के वो अनाथ आश्रम के लिए आए, तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, ठीक है ना? फिर विंग उसको तो देख रहा होता है, उसको यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी वो मान जाता है, कहता है ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर वो लोग अनाथ आश्रम के लिए निकल आते हैं। वहाँ आने के बाद वो कार की डिक्की ओपन करता है, उस कार की डिक्की में बहुत सारे टॉयज़, खिलौने, बुक्स, चॉकलेट, खाने-पीने की सामान, बहुत सारी चीज़ थी। जब वांगजी उस अनाथ आश्रम के बाहर था ना खड़ा, तो वो देखता है कि वो अनाथ आश्रम में ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा कुछ ख़ास बड़ा नहीं है। फिर जो विंग होता है ना, वो वांगजी को लेकर के उस वार्डन और मेंटोर के पास आती है, जो आंटी वहाँ पे सँभालती थी और उस अनाथ आश्रम को काम करती थी, उन सबसे वांगजी को मिलवाता है। फिर वांगजी उन सारे बच्चों को वो टॉयज़ और जो चॉकलेट, बुक्स वग़ैरह लेके आया था ना, वो सब वो बाँट देता है, और आज उसे सच में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फ़ील भी हो रहा था। फिर विंग ना वांगजी को अपने साथ उस रूम में लेके जाता है जहाँ वो रहता था, और बाकी सारे रूम्स को भी वो दिखाता है। उसके बाद वो दोनों गार्डन में आके बैठे हुए थे। छोटा-सा गार्डन ही था, बट वो दोनों गार्डन में थे अभी फ़िलहाल से। तभी वहाँ पे 2 बच्चों को दिखाया जाता है जो आपस में ही खेल रहे होते हैं, बाल्टी में पानी भरी हुई थी और उसी पानी से ना उछाल-उछाल करके खेल रहे होते हैं। वो जो बच्चा था ना, वो ईवा को, उसका नाम, उस बेबी का नाम ईवा था, वो उसे कहता है ईवा रुक जाओ, तुम कहाँ भाग रही हो? ईवा ना भागते हुए आते कहते गगा गगा उसे देखो ना। और वो विंग से कहता है गगा देखो ना, युवान मुझे गीला कर रहा है, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया और वो मुझे बुला रहा है। तो विंग उसे कहता है युवान, ईवा को गीला करना बंद करो, ऐसे नहीं करते बच्चा। विंग इवान को डांट लगा रहा था, तो इवान बड़ा ही पाउटी फेस के साथ में आते हुए कहता है विंग मैंने कुछ नहीं किया, हम तो बस खेल रहे थे, पर ये भाग आई। तो विंग कहता है हाँ हाँ, मुझे पता है कि इवान और ईवा दोनों भाई बहन हैं, बट ऐसे शैतानियां नहीं करते हैं बच्चे। और तुम दोनों इतना लड़ते झगड़ते क्यों रहते हो, बताओगे मुझे? तो युवान कहता है "हाँ, गगा आप तो हमेशा ईवा के साइड ही लेते हो, मेरी भी तो कभी ले लिया करो। और इतना बोल करके ना थोड़ा सा पानी ना विंग के ऊपर भी उछाल देता है, तो विंग चिल्लाते हुए कहता है ईवान। तो युवान कहता है हाँ क्या? हाँ भाई वांगजी ना हमेशा ना वांगजी ना वो हमारे विंग को ना वो देख रहा होता है और वो भी स्माइल करने लगता है। युवान वापस से बोलता है आप हमेशा तो ईवा की साइड लेते हो, ये तो कभी लेते ही नहीं है आप। तो विंग जो था वो कहता है तो क्या तुम मेरा शर्ट गीला करोगे? तो देखो तुमने मेरे शर्ट को गंदा कर दिया।
अब हमारी ईवा जो कि बहुत छोटी थी, वो युवान से कहती है, रुको, तुमने मेरे वी घगो को गीला किया ना, तो मैं ना तुम्हारे इस अंकल को ना गीला कर दूंगा। और इतना बोल करके वो वांग जी के ऊपर पानी फेंक देती है। युवान सॉरी ईवा की हरकतें देख करके जो वांग जी था वो ईवा को देखते हुए कहता है, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ईवा मुंह चिढ़ाते हुए कहती, आपने युवान की साइड ली, आपने मेरी साइड नहीं ली, वी गो की साइड नहीं ली, इसलिए मैंने आपको गीला कर दिया। वांग जी कहता है, पर मैंने कब उसकी साइड ली? तो ईवा कहती है कि लग रहा था कि आपने ईवान की साइड ली, इसलिए मैंने आपको गीला कर दिया। क्या तो ईवा को रुकना था नहीं, वो वांग जी के ऊपर ना पानी फीके जा रही, फीके जा रही, फीके जा रही। अब विंग ना कह रहा, रुक जाओ ईवा, रुक जाओ, ऐसे नहीं करते बच्चा, रुक जाओ। तेरा विंग ईवा से बचाने के लिए वांग जी को लेकर के सीधे उसके ऊपर गिर जाता है और उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। हाँ, और जब इतना बड़ा हादसा हो ही गया था, क्योंकि उन दोनों के आपस में लिप्स टक्कर हो ही चुके थे और वो दोनों लिप टू लिप किस कर हो चुके थे, तो ईवा ईवान तो देख ही रहे थे। वहाँ पे आसपास जितने भी बच्चे थे वो भी इस मोमेंट को एंजॉय करते हुए देख रहे होते, आंखें फाड़ करके। सारे बच्चे देख रहे हैं कि विंग गगा उस अंकल के ऊपर गिरे पड़े हैं और उन दोनों के लिप्स आपस में भिड़े पड़े हैं और वो उसके बॉडी के ऊपर पूरा का पूरा लेटा हुआ है। बेचारे सारे बच्चे को सुबह सुबह दीप दर्शन हो रहे थे। बेचारा हमारा विंग जब उसे एहसास होता है कि उसने कौन सा कर्म कांड किया है, तो फटक से उठते हुए कहता है, सॉरी सॉरी विंग, वांग जी सॉरी सॉरी। और हमारा वांग जी तो हालांकि शॉकिंग जोग में पहुंचा हुआ था, हाँ इसने मेरी लिप्स के किस चुरा लिए, मेरा इज्जत कोई बचाओ भाई टाइप से ऐसे बन रहा था। अब हमारा जो विंग उठने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो होता ना पानी, एक तो था पानी से बचाने के लिए वांग जी को लेके वो गिरा हुआ था। वापस से सॉरी सॉरी जो बोल रहा था, उसका मुंह पूरा खुला हुआ था और दोबारा उसके ऊपर लैंड होते ही अब क्या किया होगा उसने, पहले तो लिप टू लिप किया था, अब उसका पूरा माउथ ही कैप्चर कर लेता है वो। फिर वहाँ पे एक गार्ड आंटी आती हैं और वो जब देखती हैं उन दोनों को इस हालत में, तो उन दोनों पे चिल्लाते हुए कहते, देखो तुम दोनों की वजह से क्या हो गया। बेचारे विंग और वांग जी दोनों होश में आते हैं। उसके बाद फटक से वो दोनों उड़ जाते हैं और बेचारा हमारा वांग जी अपने लिप्स पे हाथ रखे हुए, वो तो अलग ही शॉकिंग जोन में पहुंचा हुआ था। और विंग को भी साइनेस आ रही थी, वो भी शर्माते हुए कह रहा था, हाय हाय वो क्या कर दिया उसने, और ऐसे कर रहा होता वो। तो ईवा पटक से बोल देती है, विंग ने उस अंकल को किस किया। अब बेचारा हमारा वांग जी, उसका तो फिर से मोय मोय हो रहा था। तो विंग कहता है, आई एम सॉरी वांग जी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। जी बात संभालते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये बच्चे हैं और वैसे मेरा भी तो पैर फिसल गया था जिससे हम गिर गए थे ना, कोई बात नहीं ठीक है। तो दोनों अजीब ही बिहेव कर रहे थे और माहौल पूरा ऑकवर्ड हो गया था। फिर जो 2 टॉवल ला करके उसको दिया जाता है और दोनों अपने अपने बालों को और कपड़ों को साफ कर रहे होते हैं। उसके बाद वांग जी कहता है, आई थिंक से मुझे अब चलना चाहिए विंग, एक्चुअली में मुझे गगो की हेल्प करनी है, तो मैं चलता हूँ। तो विंग कहता है, हाँ हाँ ठीक है वांग जी, तुम जा सकते हो। फिर उसके बाद विंग और वांग जी दोनों बाहर आते हैं। वांग जी अपनी कार में बैठने के लिए कार ओपन कर ही रहा होता है, तभी विंग कहता है, वांग जी की तरफ पलटते हुए कहता है, हाँ विंग। विंग उसके पास आते हुए उसे कहता है, कल तुम फ्री हो। तो वांग जी कहता है, हाँ मैं कल फ्री हूँ विंग। विंग उसे वापस से अटकते हुए पूछता है कि क्या कल तुम मेरे साथ आओगे। तो वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, क्या कल तुम बाहर जाने वाले हो? नहीं वो बस एक्चुअली में कल तुम मेरे साथ रहना, ठीक है ना। इतना बोल करके विंग वहां से भाग जाता है और वो अंदर अनाथ आश्रम की ओर भाग जाता है। वहीं वांग जी उसको भागते हुए देख रहा होता है, स्टिल कंफ्यूज होता है और कहता है, इसे क्या हुआ?" फिर वो कार में बैठते हुए ड्राइवर से पूछता है कि कल वैसे क्या है। हमारा ड्राइवर वो अलग से शर्माने लगता है, तो वांग जी कहता है, तुम शर्मा क्यों रहे हो, बताओ ना कल क्या है। तो वो कहता है, सर सर वो कल वैलेंटाइन डे है। तब जा करके वांग जी को एहसास होता है और याद भी आता है कि हाँ कल तो वैलेंटाइन डे है। तो ये रियलाइज होता है कि विंग ने उसे कहा कि कल तुम मेरे साथ चलोगे, मतलब कि उसने उसे डेट के लिए पूछा है। और मतलब साफ था कि विंग चाहता था कि वैलेंटाइन डे के रोज वो उसे डेट करे या फिर डेट पे चले। अब ऐसे कोई पूछता है तो साफ मतलब है ना भाई। तो हमारा वांग जी थोड़ा दिमाग लगा रहा होता है बाद में। जैसे कि जापान में रूल है कि कोई तुम्हें अपना बैच आईडी कार्ड देता है या तुम्हारे शर्ट पे अपना नाम लिख देता है या फिर रबर पे कोई नाम लिख देता है ना, तो वो तुमसे डेट के लिए पूछ रहा है। ये भी कि कहीं तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, और अगर सामने वाला बंदा हाँ कर देता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसे डेट के लिए ही पूछ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जो कि जापान में बने होते हैं। तो जब हमारे वांग जी को ये सब पता चलता है, फिर वो उछलते हुए कहता है, ये, और इतना बोल करके वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्माइल कर रहा होता है और हैप्पी हो जाता है कि उसने मुझे विंग ने मुझे डेट के लिए पूछा। बेचारा हमारा ड्राइवर वो सोच रहा था, सर पागल तो नहीं हो गए हैं, ऐसे अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। ड्राइवर सोच रहा होता है कि क्या अंकल को लैंड को कॉल करे या फिर सीचन सर को कॉल करे या फिर इन्हें हॉस्पिटल लेके चले जाए। अब जब वांग जी देखता है कि वो ड्राइवर उसे अकॉर्डली देख रहा है, तो वो कहता है, अरे आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऑफिस चलिए ना। और उसके बाद ड्राइवर वापस से कार चलाना स्टार्ट कर देता है और हमारा विंग अपने लिप्स को, विंग नहीं वांग जी लिप्स को टच करते हुए ये फील करा था, अरे उसने मुझे किस भी करा। हाँ, हमारे लिप्स आपस में जुड़े हुए थे।
और टच हो रहे थे। वांग जी के मन में लड्डू फूट रहे थे। ये सारी बातें सोचते हुए वो वापस से ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। फिर वो लोग शाम के टाइम में घर आते हैं तो वांग जी सीजन गगो को सब कुछ बता देता है कि उसने विंग के साथ में सभी चीज़ें को क्लियर कर लिया हुआ है और उसने क्यों छुपाया हुआ था, ये सारी बातें भी वो बता देता है। तो अंकल किरण कहते हैं और वो भी सुन रहे थे और कहते हैं हाँ ये तुमने बहुत अच्छा किया। तो सीजन वापस से कहते हैं तो तुमने उसे अपनी फीलिंग्स बताई। तो वांग जी कहता है नहीं गगम, मैंने उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। तो सीजन कहते हैं तुम कब बताओगे उसे अपनी फीलिंग्स वांग जी, तुम्हें बतानी चाहिए ना। जी हमारा अटकते अटकते बोल देता है कि गगा उसने कल मुझे अपने साथ बाहर जाने को कहा है। तो सीजन कहते हैं देखो एग्जैक्टली अगर कोई तुम्हें बाहर जाने के लिए कल के दिन पूछ रहा है तो वो तुम्हारे साथ डेट करना चाहता है। तो तुम भी उसे अपनी फीलिंग्स बता देना वांग जी। वांग जी कहता है सही कहो तो मुझे नहीं पता था गगर ये सभी चीज़ें। तो सीजन कहते हैं तुमने एक नंबर के डफर ही रहोगे, समझे ना। कल तुम मुझसे मिलने जाना तो फूल लेके जाना उसके पास, रोज का पूरा बुके लेके जाना, ठीक है ना। और उसे डेट के लिए पूछना, ठीक है ना। तो वांग जी कहता है ठीक है गगा मैं पूछूंगा। वहीं दूसरी तरफ विंग वो अपने बेड पे लेट करके ना और जो कुछ भी हुआ था ना वो वापस से शर्माते हुए याद कर रहा होता है और खुद से पैर पटकते हुए कहता है विंग 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 तुम कांड ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने क्या किया उसके साथ में और वो सब सोच रहा होता है। भाई साहब अचानक से पहले तो उसने लिप टू लिप जोड़े और एक्सीडेंटली केस हुआ, बाद में तो उसके पूरे लिप्स को कैप्चर ही कर लिया था। क्या मोमेंट बना था उस टाइम। और उस वक्त मेरा दिल इतना जोरों से धड़क रहा था। क्या उसने सुना होगा। वैसे भी वांगजी तो लड़कियों को पसंद करता है, वो तो स्ट्रेट है, तो क्या वो मुझे पसंद करेगा। हम्म क्या वो कल मेरे साथ बाहर जाएगा। और विंग ना ये सारी टॉपिक्स को ना वो बार बार सोचे जा रहा होता है। फिर वो खुद से कहता है कोई बात नहीं, मैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ कि मैं उसे मना ही लूंगा। इतना बोल करके वो अपने शब्दों पर ध्यान देता कहता है विंग तुम अपने आप को ब्यूटीफुल बोल रहे हो, लेकिन क्यों। हाँ छोड़े जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं हूँ तो बॉटम बनने वाला है ना, बोल करके। और हमारा विंग शर्माते हुए सो जाता है क्योंकि उसे पता है कि भाई हाँ वो बॉटम ही बनने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।